नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। स्वतंत्र दिवस और हर घर तिरंगा सांस्कृतिक कार्यक्रम रंग मंदिर में। कर्नाटक सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन की शताब्दी मनाएगी। कार्यकर्ता ने कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगी। ममता बनर्जी के इशारे पर सीबीआई की मदद नहीं करेगी बंगाल पुलिस, जाने अधीर रंजन चौधरी ने क्यों जताई ये आशंका। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर नहीं हुआ ध्वजारोहण, छलका सुनीता केजरीवाल का दर्द। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन, जिला पंचायत, कन्नड़ और संस्कृति विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सहयोग से बीदर शहर के पूज्य चन्नबसवा पट्टादेवरू जिला रंग मंदिर में स्वतंत्रता दिवस और हर घर तिरंगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम को देखने के लिए रंग मंदिर में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। विद्यार्थियों ने अपने कला से लोगों का मन मोह लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी सरकार इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनएससी के बेलगावी अधिवेशन और बीआर अम्बेडकर द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना के शताब्दी समारोह को यादगार और सार्थक तरीके से मनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने यह बात 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहां मानेकाशा परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि जब हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय पर नजर डालते हैं तो यह वर्ष यानी 2024 कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक बेलगावी अधिवेशन के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि डॉक्टर बीआर अम्बेडकर द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की एक और ऐतिहासिक घटना भी 100 साल पूरी कर रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ता टी नरसिम्हा मूर्ति और उनके वकीलों ने बुधवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत को एक याचिका सौंपी, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई। अपनी याचिका में मूर्ति ने आरोप लगाया कि येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री रहने के दौरान केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 116.16 एकड़ सरकारी जमीन एक शैक्षणिक सोसाइटी को आवंटित कर दी गई, जिसमें तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों की अनदेखी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किसानों से अधिग्रहित भूमि को 50 करोड़ रुपए में सेंटर फॉर एजुकेशनल एंड सोशल स्टडीज को आवंटित किया गया, जबकि समिति ने इसकी कीमत 187 करोड़ रुपए तय की थी। यह भूमि देवनहल्ली में हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क में है। मूर्ति ने बताया कि सीएएसएस के सचिव नागराज रेड्डी ने 25 मार्च 2021 को येदियुरप्पा से संपर्क किया और देवनहल्ली तालुके में 116.16 एकड़ जमीन आवंटित करने की अपील की। योगते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 92435733
3333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं नए समाचार। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को प्रदेश की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला होकर भी महिला आंदोलन से डरती है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार को अपने निशाने पर लिया और पीड़िता के परिवार वालों को डराने एवं धमकाने का आरोप लगाया। चौधरी ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें आशंका है कि सीएम के इशारे पर बंगाल पुलिस सीबीआई की मदद नहीं करेगी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मामले की असलियत उजागर नहीं हो, इसका बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर संभव प्रयास करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि मेरी आशंका है कि मुख्यमंत्री के इशारे पर बंगाल का पुलिस बल सीबीआई को मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी पार्टी का भंडाफोड़ हो। लोगों की नजर को भटकाने के लिए ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए की रिश्वत देने का प्रयास किया गया। रिश्वत देते हुए पीड़ित परिवार से ये कहा गया है कि जो हुआ वो हुआ, अब रुक जाओ, मामले की जांच पड़ताल की मांग करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर ध्वजारोहण न होने पर सुनीता केजरीवाल बेहद दुखी है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली में सीएम आवास पर पहली बार ध्वजारोहण नहीं हुआ। यह बहुत अफसोस की बात है। यह तानाशाही एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रख सकती है, लेकिन दिल में देश प्रेम को कैसे रोक पाएगी। उन्होंने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को शेयर करते हुए यह बात लिखी। दरअसल दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने स्वतंत्रता दिवस की सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था, आज स्वतंत्रता दिवस है जब 1947 में भारत को अंग्रेजों की तानाशाही से आजादी मिली। सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने लाठियां खाई, जेल गए और अपनी जान की कुर्बानी दी। हमें यह आजादी दिलवाने के लिए उनके सपनों में भी ऐसा विचार नहीं आया होगा कि एक दिन आजाद भारत में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को झूठे मुकदमे में फंसाकर महीनों तक जेल में रखा जाएगा। आइए स्वतंत्रता दिवस पर हम ये प्रण लेते हैं कि आखिरी सांस तक तानाशाही के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आतिशी के इस पोस्ट को शेयर करने के साथ साथ सुनीता केजरीवाल ने अपने दर्द को भी सोशल मीडिया पर बयां किया। बीजेपी विधायक नितेश राणे के भड़काऊ बयान पर एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने पलटवार किया है। दरअसल सांगली में बुधवार को नितेश राणे ने लव जिहाद के मुद्दे पर महाराष्ट्र पुलिस को खुलेआम धमकी दी थी। इसे लेकर इम्तियाज जलील ने पुलिस वालों को नितेश राणे के थोबड़े पर मारने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस नाक बहने वाले बच्चे को हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही महत्व दे दिया है। महाराष्ट्र में जब से बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना सत्ता में आई है, तब से कम्युनल डिवाइड देखने को मिल रहा है। इसलिए इन जैसे लोगों के लिए सही मायने में अगर एक बढ़िया पुलिस ऑफिसर रहे तो उसके थोबड़े पर मारा होता। एआईएमआईएम नेता ने आगे कहा कि उसको मारना ही चाहिए जो इस तरीके से द्वेष पैदा करने वाला काम कर रहे हो। क्या महाराष्ट्र के पुलिस वालों के हाथ बांध दिए गए हैं और क्या आप लोगों को बता दिया गया है कि इस नाक बहने वाले बच्चे को कुछ भी बोलने दो, कहीं भी जाता है तो इस तरीके का भड़काऊ भाषण देना और धमकी देना मतलब चल क्या रहा है। इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज है या नहीं? मैं बोलूं क्या इस तरीके की भाषा और उससे ज्यादा बेहतर तरीके से मैं बोल सकता हूं। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं नए समाचार। बांग्लादेश में शेख हसीना के सरकार के बर्खास्त होने के बाद वहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है। इसे लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने इसे लेकर केंद्रीय सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मांग की है
कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा की जाए। अशोक गहलोत ने इसे लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही लक्षित हिंसा बेहद निंदनीय है। वहां की सेना और नई कार्यकारी सरकार को अविलंब इस हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। साथ ही भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने आगे लिखा, यह मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बेहद दुखदायी है, क्योंकि जब 1971 में हमारी महान नेता इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश को आजादी दिलवाई, तब तरुण शांति सेना के माध्यम से मुझे भी भारत बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्र में आए शरणार्थियों के शिविरों में सेवा करने का अवसर मिला था। उस देश में सत्ता परिवर्तन के नाम पर शुरू हुए राजनीतिक बदलाव को धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में बदलना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद से ही हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और हिंसा किया जा रहा है। पीलीभीत में 2 दिन पूर्व हुई छात्र पर एसिड अटैक की घटना का पुलिस ने 36 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक छात्र के साथ काम करने वाले एक वकील ने ही उस पर एसिड अटैक किया। पहचान जाहिर न हो इसलिए उसने बुर्का पहनकर घटना को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने 36 घंटे में ही घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार छात्रा जिस सीनियर वकील की यहां वकालत सीख रही थी, वही के एक जूनियर वकील के साथ उसकी बातचीत हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब छात्र ने जूनियर वकील से बातचीत करना कम कर दिया और छात्र उसको उधार दिए अपने पैसे वापस मांगने लगी, तो नाराज होकर वकील ने उसे सबक सिखाने की ठानी। फिर वकील ने ही एसिड अटैक की घटना को अंजाम दे दिया। वकील इतना शातिर था कि घटना के दौरान अपनी पहचान छुपाने के लिए बुर्का पहन लिया था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बीती रात हुई तोड़फोड़ के बाद एक बार फिर डॉक्टरों की हड़ताल शुरू होने जा रही है। इसका ऐलान आज फोरा ने किया है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया यानी FORDA ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुई घटना को देखते हुए हम अपने सहयोगियों और मेडिकल समुदाय के साथ खड़े हैं। आगे कहा कि हम मानते हैं कि हमारा हड़ताल वापस लेने का पिछला निर्णय सद्भावना के आधार पर लिया गया था। हमें मंत्रालय के दिए आश्वासन पर हमारे समाज में संकट और निराशा हुई है। पिछली रात की हुई घटना ने हमें हैरान व व्यथित कर दिया है। यह हमारे पेशे के लिए काले अध्याय की तरह है। हम कल की घटना के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार की कड़ी निंदा करते हैं। हाल ही की हुई घटना को देखते हुए हमने फिर से हड़ताल तुरंत प्रभाव से शुरू करने का निर्णय लिया है। गाजा में इजरायल और हमास के बीच युद्ध में अब तक 40,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। हमास द्वारा संचालित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में इजरायल के हमले में 92,401 लोग घायल हुए हैं और 85% से अधिक आबादी अपने घर छोड़कर विस्थापित हो गई है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय मृतकों की संख्या की गणना में नागरिकों और उग्रवादी लड़ाकों के बीच अंतर नहीं करता है। यह घोषणा युद्ध में संघर्ष विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की ओर से एक और प्रयास के दौरान की गई है। युद्ध अब 11वें महीने में प्रवेश कर चुका है। युद्ध की शुरुआत बीते साल 7 अक्टूबर को तब हुई थी जब हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे और लगभग 250 लोगों को बंधक बनाकर गाजा लाया गया। इजराइल का कहना है कि 111 बंधकों को रिहा नहीं किया गया, जिनमें जान गंवाने वाले 39 बंधक शामिल हैं। बंधकों में 15 महिलाएं और 5 साल से कम उम्र के 2 बच्चे शामिल हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। स्वतंत्र दिवस और हर घर तिरंगा सांस्कृतिक कार्यक्रम रंग मंदिर में। कर्नाटक सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन की शताब्दी मनाएगी। कार्यकर्ता ने कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगी। ममता बनर्जी के इशारे पर सीबीआई की मदद नहीं करेगी बंगाल पुलिस, जाने अधीर रंजन चौधरी ने क्यों जताई ये आशंका। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर नहीं हुआ ध्वजारोहण, छलका सुनीता केजरीवाल का दर्द। केपी न्यूज में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।